अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दर हकीकत के साथ माज़रत चाहता हूँ मैं, प्रोग्राम दर हकीकत के साथ बिलाल एहसन हाजिर है। और नाज़रीन, जैसे कि गुज़िश्ता हफ्ते भी हमने प्रोग्राम में मुख्तलिफ इशूज़ पे बात की थी और ज़्यादातर हमारा फोकस रहता है मईशत की जानिब कि मईशत की सूरत हाल क्या है और मईशत जो है वो इस वक्त कोरोना वायरस की वजह से जो लॉकडाउन के जो कवानीन हुकूमत ने, वफाक ने, सूबाई दोनों हुकूमतों ने जो कवानीन लागू किए थे उस कवानीन पे कितना अमल दरामद हुआ। सबसे ज़्यादा हमारे ताजिर बरादरी जिनमें कि लार्ज सेक्टर मैन्युफैक्चरर्स हों या SMEs हों, ये तमाम के तमाम लोग जो हैं बहुत ज़्यादा जो है वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव हुए। काफ़ी ज़्यादा दबाव भी डाला गया। कमिश्नर ऑफिस में सूबाई हुकूमत के वज़रा के वफूद के साथ मुलाकातें हुई, गवर्नर हाउस में मुलाकात हुई, मुख्तलिफ सियासी जमातों के कायदीन से मुलाकातें हुई। उसके बाद जाकर एक सिचुएशन बनी कि स्मार्ट लॉकडाउन की जानिब गए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये जो हुक्म दिया कि वफाक और सूबाई हुकूमतें ईद तक तमाम मॉल्स, तमाम दुकानें, तमाम कारोबारी इदारे को खोल दें ताकि अवाम जो है वो एक ईद की ख़रीदारी के हवाले से जो है अपनी ज़रूरियात को देख सके। इसके अलावा वो ताजिर बरादरी जो कि बहुत ज़्यादा इस लॉकडाउन की वजह से जो कवानीन नाफिज थे उसकी वजह से बहुत ज़्यादा जो है सफ़र कर रहे थे और उनके अंदर एक बगावत की एक अलामात पैदा हो रही थी। उनके अपने सब्र का पैमाना लबरेज़ हो रहा था। कोई कहता था कि हम किसी और दिन जो है वो दुकानें खोल देते थे, कोई कहता था कि हम 24 घंटे दुकानें खोलेंगे, जिस वक्त हुकूमत की जानिब से बहुत ज़्यादा इस पर रद्द-ए-अमल भी आया। गो के सुप्रीम कोर्ट की इजाज़त के बाद ईद तक जो है वो दुकानें खोल दी गई हैं, लेकिन उनमें जो दौरानिया है वही सुबह 8 बजे से शाम के 4 बजे तक। इसमें बढ़ाने की ज़रूरत है कि इस दौरानिया को, क्योंकि आवाम की जानिब से बेपनाह रश देखा गया है मार्केटों में। कोई भी SOPs पर अमल नहीं कर रहा, ना दुकानदार अमल कर रहे हैं और ना ही आवाम अमल कर रहे हैं। हुकूमत की जानिब से तंबीही रिपोर्ट जारी हो रही है कि अगर यही सूरत हाल रही थी, कोरोना की जो मर्ज़ है वो बहुत ज़्यादा फैलाव पकड़ेगा। और बाज़ जगहों पर तो हमने तिबी माहिरीन की जो रिपोर्ट्स पढ़ी, उन रिपोर्ट के मुताबिक ये कि माह जून में कोरोना वायरस के मरीज़ों की तादाद में इजाफा हो सकता है। हम इस पे तो अल्लाह ये सही दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह ताला रहम करे सब पे। प्रोग्राम दर हकीकत में दरअसल हम इसी की पस मंज़र देखेंगे कि पस मंज़र क्या है। क्या लॉकडाउन को जो तमाम कारोबारी इदारों को सुप्रीम कोर्ट ने ईद तक के लिए खोलने की इजाज़त दी, तो ईद के बाद क्या होगा। और SMEs जिनके के अपना एक मुतालबा रहा है कि कारोबार को जो है मुस्तकिल 24 घंटे के लिए खोला जाए ताकि रश जो है वो कम हो। इसके अलावा जो उनके माली और माशी मसाइल हैं उनका भी सद्देबाब हो सके। इस प्रोग्राम में हम देखेंगे कि हम आगे क्या तज़किया करते हैं। मेरे साथ जो मेहमान हैं, सबसे पहले तो मैं आपसे उनका तारुफ करवाता चलूँ कि मेरे पहले मेहमान हैं जनाब मुज़म्मिल चैपल साहब हैं। ये REAP राइस एक्सपोर्टर एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान के साबिक चेयरमैन भी रहे मेरे ख्याल है। मेरे दूसरे मेहमान हैं जाहिद अमीन साहब जो कि चेयरमैन है गार्डन ताजिर इत्तेहाद। गार्डन इसको हम बाद में पूछेंगे कि ये गार्डन की जो ताजिर इत्तेहाद हैं आपकी, इसका मकसद क्या है कि कितने इसके अंदर एसोसिएशंस वगैरह हैं। बहरहाल हम प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे इन्हीं मेहमानों के साथ और कुछ मेहमानों को हम ऑन कॉल भी लेंगे, लेकिन यहाँ पर पहले देखते हैं एक छोटी सी रिपोर्ट पर दोबारा हाजिर होते हैं। मुल्क में कोरोना वायरस के बाइस लॉकडाउन तकरीबन 52 रोज से जायद लागू होने के बाद स्मार्ट लॉकडाउन की जानिब हम गामजन हो चुके हैं। लॉकडाउन को नरम करने से कबल ताजिरों के वफूद से हुकूमती अराकीन की एहतियाती तदाबीर पर अमल पैरा होने के हवाले से यकीन दहानी हासिल की गई थी, लेकिन सब ने मुशाहिदा किया कि जिस तरह ताजिरों और खरीदारों ने SOPs की धज्जियां बिखेरी, हुकूमत के सब्र लबरेज हो गया और असिस्टेंट कमिश्नर्स को मुख्तलिफ मार्केटों के 1200 से जायद दुकानें सील करना पड़ी। अफसोस का मकाम यह है कि अवाम की अक्सरियत कोरोना वायरस की वबा की हकीकत को अभी तक शक व शुबा की निगाह से देख रहे हैं। दूसरी जानिब तिबी माहिरीन भी बार बार अवाम को तंबीह कर रहे हैं कि वो एहतियात करें। तीसरी जानिब लॉकडाउन के आगाज़ के वक्त बंद होने वाली सनतों को आहिस्ता आहिस्ता हुकूमती SOPs के तहत काम करने की इजाज़त दे दी गई है, लेकिन अभी भी सैकड़ों कारखाने इजाज़त के मुंतज़र हैं। इनमें काम करने वाले हज़ारों मजदूर अपनी तनख्वाहों के लिए फिक्रमंद हैं। स्टेट बैंक ने रीफाइनेंस स्कीम के जरिए 3% शरह सूद पर ताजिरों को तनख्वाह और दीगर उमूर के लिए कर्ज की जो पेशकश की, ताजिरों की जानिब से हौसला अफ़ज़ा रद्दमल आया है। इसके बावजूद रोज़ाना खबरें आ रही हैं कि सरकारों अपने मसाइल की वजह से मुलाजमीन को नौकरी से फारिग कर रहे हैं। माह रमज़ानुल मुबारक भी तेज़ी से अपने इख्तिताम की जानिब गामज़न है।
اور کاروبار کی بندش کی وجہ سے تاجروں میں فرسٹریشن کی صورتحال پیدا ہو چکی ہے. ان کا بس نہیں چل رہا ہے کہ وہ تمام SOPs کو بالائے طاق رکھتے ہوئے دکان کے شٹر کھول کے کاروبار کا آغاز کر دیں. جن کاروبار کو آن لائن کام کرنے کی اجازت دی گئی ہے وہ بھی نالا ہیں, اس لیے کہ ہمارے معاشرے میں آن کال خریداری کا رجحان بہت محدود طبقے کی دسترس میں ہے, جبکہ لاتعداد کاروبار ایسے ہیں جو کہ آن کال ممکن ہی نہیں ہے. تمام صورتحال کے باوجود وفاق کو آئندہ ماہ ملک کا بجٹ بھی پیش کرنا ہے. ذرائع کے مطابق IMF نے محصولات کا ہدف 5100 ارب روپے کی سطح پر رکھنے پر زور دیا ہے, لیکن حکومت کو موجودہ حالات میں محصولات کی ریکوری میں دشواری پیش آ رہی ہے. بین الاقوامی سطح پر خام تیل کی قیمت کم ہونے کے بعد حکومت کے لیے ایک سنہری موقع ہے کہ وہ اپنے معاشی معاملات کو بہتر کر سکتی ہے. بالکل ناظرین, پروگرام در حقیقت میں ہم دوبارہ حاضر ہیں, اور وقفے میں جانے سے اس رپورٹ کو دیکھنے سے قبل جو میں نے آپ سے بات کی تھی کہ ملک میں اس وقت جو لاک ڈاؤن کے حوالے سے سپریم کورٹ کا جو ایک آرڈر آیا ہے, اور سپریم کورٹ کے آرڈر کے تحت کہ عید تک تمام دکانیں کھلی رہیں گی, تمام چھوٹی بڑی جس میں شاپنگ مالز بھی اور تمام چیزیں, تو اس کے بعد کی صورتحال کیا ہوگی, یا اس سے قبل تاجروں کو کیا کچھ جو ہے وہ برداشت کرنا پڑا اور انہوں نے کتنی جدوجہد کی, اس حوالے سے ہم گفتگو کریں گے اور جاننے کی کوشش کریں گے کہ کاروباری افراد کی اپنے جو سوچ ہے وہ ماضی میں کیا تھی, حال میں کیا ہے اور مستقبل میں کیا رہے گی. تو سب سے پہلے میں مزمل چیپل صاحب سے بات کرنے کی کوشش کروں گا کہ رائس ایکسپورٹ جو کارپوریشن, ایک بہت بڑی کارپوریشن, تقریباً میرا خیال ہے کہ لاسٹ ٹائم جب ہم نے اطلاع آئی تھی کہ $2 ارب تک کی اپنے چاول ایکسپورٹ کی تھی, اور اس میں مزید بڑھانے کے لیے بھی آپ لوگ بہت ساری چیزیں جو ہے وہ کاوشیں کر رہے تھے. ابھی کی کیا صورت ہے, لیکن کیا اس ماہ رمضان المبارک میں, اس لاک ڈاؤن میں جو عام استعمال کی ضروری اشیاء تھی ان کی چیزوں کی ہم نے قیمتوں میں اضافہ دیکھا, تو یہ اضافہ کیا ڈیمانڈ اور سپلائی کی وجہ سے تھی, یا تاجروں کی جانب سے کچھ منافع خوری کی وجہ سے تمام چیزیں جو ہے وہ روبہ ملائی کے ہم نے دیکھا کہ بہت ساری چیزوں کی قیمتیں جو ہیں وہ بہت زیادہ آدمیوں کی پہنچ سے دور تھیں, کیا وجوہات تھیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سر بہت بہت شکریہ کہ آپ نے موقع دیا اس پروگرام میں آنے کا. ایسا ہے سر کہ بیسکلی جو کرونا وائرس کی جب سے وبا آئی ہے تو ایک پینک کی سچویشن کریٹ ہو گئی, اور اس سچویشن کی وجہ سے ہم نے یہ دیکھا کہ لوگوں میں بڑے افراتفری کا ماحول تھا, اور اس افراتفری کے تحت لوگوں نے جو ہے وہ اوور اسٹاکنگ گھروں میں کرنا شروع کر دیا. اب ظاہر سی بات ہے کہ ہماری جو ملز ہیں, ہماری جو ایریاز ہیں اور چیزیں سپلائی کی ہیں وہ ایک لمیٹڈ طریقے سے آ رہی تھی, تو اب وہ لمیٹڈ طریقے سے آ رہی تھی, اب اس کی ڈیمانڈ ایک دم سے بڑھ جانا, پھر ہماری جو ایسوسیشنز ہیں, ہماری جو آرگنائزیشن ہیں, جو NGOs ہیں جو کام کر رہی تھیں, انہوں نے بھی راشن بیگز بنانا شروع کر دیے, تو ڈیمانڈ ایک دم سے آپ سمجھ لیں کہ 40-50% انکریز کر گئی نارمل پوزیشن سے, اور ایک دم سے بڑھنا شروع ہو گئی, اور جس کی وجہ سے جو ہے مارکیٹ تھوڑی سی جمپ ہو گئی, اور جمپ ہونے کے بعد جب آپ سمجھ لیں کہ ماحول تھوڑا سا ٹھنڈا ہوا تو مارکیٹ پھر اپنی جگہ پہ آ گئی. اور رائس ایکسپورٹ کی جہاں تک آپ بات کر رہے ہیں تو رائس ایکسپورٹ تقریباً 3.8 ملین ٹنز کے قریب جو ہے پاکستان کا سرپلس رائس ہے جو کہ ہر سال ایکسپورٹ ہوتا ہے. تو بیچ میں کچھ خبریں آ رہی تھیں کہ رائس پہ پابندی لگانے کی باتیں ہو رہی تھیں, لیکن اس پہ پابندی لگانا مناسب اس لیے نہیں ہے کہ ہمارے پاس یہ سرپلس ہے, ہر وقت ہمارے پاس زیادہ ہی ہوتا ہے, اور ہماری جو بیسک نیڈ ہے وہ گندم ہے. گندم ہمارے یہاں بہت زیادہ اس کا آٹا کھایا جاتا ہے, اس کے علاوہ دالیں کھائی جاتی ہیں. دالیں موسٹلی ہم لوگ تقریباً 2 ملین ٹن کے قریب جو ہے وہ ہماری کھپت ہے, جس میں 1.5 ملین ٹن ہم امپورٹ کرتے ہیں. 5 لاکھ ٹن 2 ملین ٹن آپ کی کھپت ہے, اور 1.5 ملین ٹن آپ امپورٹ تقریباً امپورٹ کرتے ہیں. اس میں چنے کی چنا ہے, کالا 0.5 ملین ٹن ہی جو ہے صرف پیدا ہوتی ہے ہماری, صرف 0.5 ملین. اس میں کوئی پالیسیز ہماری نہیں ہے اس طرح کی کہ جس میں جو ہے ہم اپنے سیلف سفیشینٹ جو ہے نا اس میں ہو سکیں. اور اس کے علاوہ جو میں ایک بہت ہی خاص بات ہے جو ہماری سیریل ایسوسیشن آف پاکستان ہے, جس کے تحت ہم ویٹ, رائس اور دوسری کموڈیٹیز کو بھی دیکھتے ہیں, اس کا میں چیئرمین ہوں. اس حوالے سے میں آپ کو کچھ باتیں بتانا چاہتا ہوں کہ گندم جو ہے ہماری, جو لاسٹ ایئر آپ کو پتہ ہے کہ 55 روپے 60 روپے کا آٹا لوگوں نے کھایا ہے, اس سال ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ پرائزز جو ہیں اور مزید بڑھیں گی. بالکل. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری جو کراپ ہے وہ کم ہوتی چلی جا رہی ہے موسمی صورتحال کی وجہ سے. ہم نے یہ گورنمنٹ کو ایڈوائز کیا کہ آپ اس کی امپورٹ کو کھولیں تاکہ جو اسٹیبلٹی ہے مارکیٹ میں وہ آ جائے, منافع خور جو ہے وہ مطلب ہے کہ گندم کی امپورٹ کی تو انہوں نے ویسی پرمیشن دی ہوئی ہے, تقریباً میرا خیال ہے کہ 2.5 سے 3 لاکھ میٹرک ٹن جو ہے وہ گندم جو ہے وہ امپورٹ بھی کرنا ہے. ابھی تک کوئی سر نوٹیفیکیشن اس کا نہیں ہے. اور دوسرا یہ کہ سر 60% اس پہ ریگولیٹری ڈیوٹی ہے, دوسرے ٹیکسز ہیں جو کہ اچھے خاصے بن جاتے ہیں. اگر اس کو ویو کر دیا جائے تو مارکیٹ اسٹیبل ہو جائے گی, لوگوں کو جو ہے وہ 45-50 روپے نہیں. اس جو لاک ڈاؤن میں جو دکانیں بند رہیں
जी सर। तो क्या इतना हमारे पास स्टॉक था कि जो राशन के बैग्स लोगों ने बनाने शुरू किए, तो आपके पास इतना स्टॉक था कि आप इन सबको कवर कर सके? स्टॉक तो बिल्कुल है, ऐसी बात नहीं है, हमारे पास कोई शॉर्टेजेस नहीं थी किसी भी तरह से। कोई ये नहीं कह सकता कि हमारे पास शॉर्टेजेस थी। डिमांड एंड सप्लाई का जो है मिक्स एंड मैच है कि वो कभी ज़्यादा हो गई तो उसकी प्राइस थोड़ी सी बढ़ गई और फिर स्टेबल हो गई, तो मतलब इसको आप कोई अनस्टेबिलिटी नहीं कहेंगे। तो नहीं, अनस्टेबिलिटी इस हवाले से थी कि हमने देखा कि बहुत सारी चीज़ों की कीमतें हाइक पकड़ी, मतलब ज़्यादा हो गई। तो ज़्यादा तो उसी सूरत में होगी ना कि अगर आपकी की सप्लाई कम है और डिमांड ज़्यादा है। जी ऐसे ही, तो डिमांड ज़्यादा थी, लेकिन कुछ लोगों को, हमारे पास जो इत्तलात थी कि कुछ लोगों ने ज़ख़ीरा अंदाज़ी की, कुछ लोगों ने मार्केट में उसकी कीमतों को उठाने के लिए जो उसको स्टॉक किया, लाइक चीनी। जी चीनी भी देख लें, चीनी 84 रुपए किलो तक गई। अभी क्या साहब, क्या चीनी भी तकरीबन जो है अभी 80 रुपए की पोजीशन है। हाँ। और मैं ये समझता हूँ अभी गवर्नमेंट ने जो स्टेप्स उठाए हैं बड़े ज़बरदस्त हैं। उसके साथ साथ गवर्नमेंट को जो है हमारी जितनी भी कमोडिटीज़ हैं, गंदम हो गई, दूसरी चीज़ें हमारी हो गई, जैसे दाल को उसने फ्री किया हुआ इंपोर्ट से, अभी 2% उसकी जो है टैक्सेस भी ख़त्म कर दिए गवर्नमेंट ने, जिसकी वजह से और स्टेबिलिटी आई। तो चीनी में भी मैं ये गवर्नमेंट को सजेशन दूंगा कि बेशक हमें 80 रुपए की पड़ती है इंपोर्टेड चीनी, लेकिन उसको अलाउ कर दें। उसको अलाउ करने से ये होगा कि अलाउ से क्या मराद, एक्सपोर्ट की, इंपोर्ट की। अच्छा, उससे फायदा ये होगा कि चीनी जो है, हम कह रहे थे कि आप इंपोर्ट की बात कर रहे हैं, आप कहते हैं एक्सपोर्ट हो गई चीनी। नहीं, चीनी एक्सपोर्ट भी तो सर अभी हमारे को अभी शॉर्टेज आने वाली है, आने वाले दिनों में हम ये देखते हैं कि शायद मेरे ख्याल में आज रिपोर्ट आ गई और आने वाली भी कि चीनी की जो रिपोर्ट थी और गंदम की रिपोर्ट। एक तो ज़ख़ीरा अंदोज़ी की बात होती है सर, दूसरा ये है कि जो प्ले करते हैं यहाँ पे माफिया लोग, जिसका मैं नाम तो नहीं ले सकता, लेकिन ये है कि वो लोग जो प्ले करते हैं उनका प्ले ख़त्म हो जाएगा अगर आप एक चीज़ को इंपोर्ट की इजाज़त देंगे। मैं यहाँ पर आपकी बात काटूंगा, मुझे अंदाजा ये है कि सबसे ज़्यादा प्ले करता है रिटेलर, होलसेलर। नहीं सर, बात यह है कि रिटेलर जो है, रिटेलर और होलसेलर का दायरा ताल्लुक होता है आवाम से। जी ऐसे ही, इसलिए कि मैन्युफैक्चरर आके आवाम में नहीं बेचता। जी जी। तो जो भी प्राइस को ऊपर नीचे करना होता है, इसमें अपने रिटेलर और होलसेलर का सबसे बड़ा किरदार होता है। नहीं, बेसिकली क्या होता है सर कि जो जनरेशन होती है डिमांड, वो पैदा की जाती है मार्केट में। जब वो डिमांड आती है तो रिटेलर और होलसेलर तो अपनी लिमिटेड कैपेसिटी में चल रहा होता है। होलसेलर 5 गाड़ी रख लेगा, 5 ट्रकें रख लेगा, रिटेलर जो है वो 100 बैग रख लेगा, 50 बैग रख लेगा। इससे ज़्यादा की उसकी वेयरहाउसिंग कैपेसिटी भी नहीं होती, वो तो बड़े छोटे स्केल पे काम कर रहा होता है। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि ताजिर जो है वो ज़ख़ीरा अंदोज़ी में इन्वॉल्व नहीं है? ज़ख़ीरा अंदोज़ी में छोटा ताजिर इन्वॉल्व कभी भी नहीं हो सकता। तो होलसेलर आप जैसे बड़े ताजिर होंगे, मतलब बड़े ताजिर ही कर सकते हैं, या तो वो वेयर हाउसेज में अपने रख सकते हैं। अब वो तो गवर्नमेंट ने जो है उसके सिस्टम्स बनाने, एसओपीज बनानी है कि कौन कितना माल रखने का पाबंद है और क्या ज़्यादा से ज़्यादा इतना रख सकता है, कम से कम। अच्छा, इसका भी कोई एसओपी नहीं है? एसओपी इस वक्त कोई भी नहीं। क्या आप कितना माल अपनी दुकान में रख सकते ये हैं? बिल्कुल मतलब होना चाहिए, गवर्नमेंट का कोई इसका वो बनाना चाहिए। और मैं ये कहता हूँ कि आप पाबंदियां जरूर लगाएं, लेकिन साथ साथ इंपोर्ट को कर दें तो वो एक बेंचमार्क खत्म हो जाएगा। नहीं, आप इंपोर्ट पे इतने तवज्जो क्यों दे रहे हैं? आप ये क्यों नहीं कह रहे हैं कि मुल्क में इसको पैदा करने की जानिब तवज्जो दी जाए? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि अभी वक्ती तौर पे तो आपको करना पड़ेगा अगर आपके पास शॉर्टेज है तो। अगर आपके मुल्क में एक चीज की जरूरत है 1 किलो की। मेरा अपना जाती राय है कि सबसे ज्यादा आपके यहाँ स्मगलिंग हो जाती है। स्मगलिंग भी होती है, जिसमें कि गंदम और आपकी चीनी सबसे ज्यादा। गंदम तो देखिए सबसे फेवरेट आइटम है हमारा अफगानिस्तान। तो उसमें भी हमारे ताजिर बिरादरी इन्वॉल्व है। उसमें देखिए बहुत सारे लोग हैं, सारी ताजिर बिरादरी को आप नहीं डाल सकते। सारे को ही बात नहीं कर रहा हूँ, एक मखसूस एक तबका है जो काम ये करता है जी, जो स्मगलिंग का ही काम करता है। जो आप पेशावर और कोयटा की तरफ अगर जाएंगे तो सब अफगानिस्तान जा रही होती है, एक ही मरकज होता है अफगानिस्तान। ऐसे ही है। ठीक है जनाब, बहुत सारी बातें हैं जो कि मैं समझता हूँ कि हम वफ़ा साहब से बातें करते रहेंगे। और मैं फिर बात कर लूँ जनाब जाहिद अमीन कुरैशी साहब से। क्या सूरत हाल है? बड़े शोर किया आप लोगों ने कि दुकानें खोल दो, कारोबार खोल दो। जब खुल गए आप देख रहे हैं कि एसओपीज़ पे कोई अमल नहीं कर रहा, ना ताजिर अमल कर रहा है, ना हैंड सैनिटाइज़र है, ना ग्लव्स है, ना मास्क है। इस तरह आवाम की जानिब से भी किया जा रहा है। क्या कहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो आपका शुक्रिया करूंगा बिलाल भाई, थैंक यू कि आपने हमें मदद किया यहाँ पर और कुछ बोलने का मौका दिया। बिल्कुल। तो कहूँगा ये बिलाल भाई कि इस वक्त पूरी दुनिया इस पेज पर ज़रूर आ रही है कि इस वबा के साथ और एसओपीज़ को फॉलो करते हुए हमें किस तरह से जीना है। बिल्कुल, क्योंकि ये अब 1 महीना 2 महीना और 3 महीने की कहानी, ये आपको भी पता है, हमें भी पता है, अब ये नहीं है। बिल्कुल, ये अब बात हो रही है साल, 1.5 साल, 2 साल की। बिल्कुल। इवन के कल मैं एक चैनल देख रहा था तो उसमें तो सालों की भी बात हो रही थी। जी, प्राइम मिनिस्टर ने कह दिया कि 2021 से पहले वैक्सीन नहीं आएगी, जब तक वैक्सीन नहीं आएगी वबा काबू नहीं आएगा। अच्छा, अब हम आ जाते हैं हम अपने ऊपर अपनी एसओपीज़ पे आप लोग फॉलो नहीं कर रहे। हाँ, एसओपीज़ पर जो है देखें, पिछले 2 महीने
लॉक डाउन के बाद पब्लिक एकदम आती है, अपनी मार्केटों में बैठती है और बैठते ही उसी दिन एसओपीज को फॉलो कभी भी नहीं कर सकती थी। नहीं, कमिश्नर कराची ने आपको 2 दिन का टाइम दिया था। कमिश्नर कराची ने आपको 2 दिन का टाइम दिया कि 2 दिन में 48 आवर्स में जो है आप लोग एसओपीज पर अमल करें, लेकिन उसके बाद भी नहीं हुआ, जिसकी वजह से बहुत सारी दुकानें सील हो गई। उस 2 दिन से पहले ही हुई थी, जो मार्केटें सील हुई थी ना, वो जो मोहलत थी उससे ही हुई थी। अच्छा, उससे पहले हो गई थी। जो 2 दिन का टाइम दिया गया था वो एसओपीज को फॉलो करने के लिए दिया गया था। ठीक है। अच्छा, हमारी मार्केट एसेंशियल मार्केट है, जो ऑर्डिनेंस आया था कि ये मार्केटें खुल सकती हैं। पूरे पाकिस्तान में कुछ मार्केटें थी जो हमारी ऑयल मार्केट भी उसमें आती थी। हमने जिस दिन वो मार्केट खोली थी, अस्मा बतूल साहिबा होती हैं हमारी असिस्टेंट कमिश्नर साउथ गार्डन की जी, उनके साथ उसी दिन हमने पूरी मार्केट में एसओपी के साथ काम शुरू किया था। इसलिए उस मार्केट का हमने भी दौरा किया था आसमा बतूल के साथ जी। डिसइंफेक्ट करने वाले आप भी थे हमारे साथ, डिसइंफेक्ट करने वाले स्प्रे थे उसमें, और सैनिटाइजर बाहर ही रखे हुए थे, डिटॉल्स की। ये सब था, ये सब हुकूमती अराकीन को दिखाने के लिए था, लेकिन आमतौर पर मार्केटों में उसको इसमें अब मैं यहाँ पर बात करूँगा, मुझसे ब्रेक के लिए कहा जा रहा है। नाज़रीन, यहाँ पर हम गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे और जाहिर साहब से मजीद भी गुफ्तगू करेंगे और पूछेंगे भी कि एसओपीज़ पर अमल दरामद क्यों नहीं हुआ ताजी बरादरी का। लेकिन यहाँ पर एक छोटा सा लेंगे ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं, साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम देखने में हम दोबारा हाजिर हैं और वक्फे में जाने से कब जो है हमारी जाहिद अमीन कुरैशी साहब से और मुज़म्मिल चैपल साहब से गुफ्तगू हो रही थी और यही एसओपीज़ के हवाले से ही हो रही थी कि जो गवर्नमेंट ने जो लागू किया था एसओपीज़ की जो जब मार्केटें खुल गई, कारोबार खुल गया, तो हमने देखा कि ना आवाम की जानिब से और ना कारोबारी अफराद की जानिब से जो है वो एसओपीज़ की जो फॉलो किया जा रहा था, इसमें हम गुफ्तगू करते हैं। लेकिन हम ये गुफ्तगू इनसे बात करेंगे, लेकिन मेरे साथ इस वक्त लाइन पर मौजूद हैं जनाब नासिर हुसैन शाह साहब, जो कि सूबाई वज़ीर इत्तलात व बल्दियात हैं सिंध, वो मेरे हमरा हैं इस लाइन पे, और हम उनसे पूछते हैं कि हुकूमत की अपनी जो सुप्रीम कोर्ट ने जो एक हुक्म जारी कर दिया कि ईद तक तमाम कारोबार को खोल दिया जाए, वो तमाम कारोबार खोल दिया गया, तो क्या हुकूमत सिंध की इस पर कोई तहफ़्फ़ुज़ात है कि जिस तरह के मार्केटों में ना एसओपीज़ को कारोबारी अफराद फॉलो कर रहे हैं ना आवाम फॉलो कर रहे हैं, तो क्या उनकी आइंदा की हिकमत अमली होगी? जी नासिर साहब। जी बिल्कुल, थोड़े से तहफ़्फ़ुज़ात ज़रूर हैं, लेकिन जो चीफ जस्टिस साहब का हुक्म है उस पर मेनो अन अमल करेंगे और हमने कर दिया है। जो उनके अहकामात थे उन पर यहाँ पे अमल हो रहा है और हमने सारा जो जिस के लिए कहा गया उनको खोल दिया गया, फैसिलिटेट कर दिया गया है। तो मतलब ये कि ये तो है, बहरहाल जिस तरह के टीवी माहिरीन कह रहे हैं और आप भी कह रहे थे कि सोशल डिस्टेंस अगर नहीं हुआ, रश हुआ, तो मजीद जो है वो वायरस फैलने के खदशात हैं। तो आप समझते हैं कि क्या जून में मरीजों की तादाद में इजाफे होने का खदशा है? जी बिल्कुल है, और हमें जो माहिरीन ने कहा है, जो एपिडेमिक डिजीजेस के माहिरीन हैं या जो हेल्थ के हैं, जी उन्होंने कहा है कि मई बहुत अहम है, बल्कि अब तो था, गुजरने वाला है, और जून में तो बहुत ज्यादा अंदेशा है कि ये नंबर बहुत बढ़ जाएगा। और जो असल इशू है, जब ये लोग एडमिट होना शुरू होंगे, जी मेरे ख्याल में लाइन ड्रॉप हो रही है, मुझे सुन सकते हैं नासिर साहब? उनकी लाइन ड्रॉप हुई है, हम देखेंगे अगर दोबारा उनसे लाइन मिल जाएगी तो हम बात करने की कोशिश करेंगे। बात यह है कि जो एसओपीज़ पर आप बात कर रहे थे, जी आप मानेंगे इसको कि कमजोरियां हो रही? नहीं, उसकी आप थोड़ा सा अगर सुनेंगे ना तो जी आप बताएं, बोलें। तो क्योंकि हम ग्राउंड पर है ना, ठीक है, आप ग्राउंड के साथ जरूर होते हैं, लेकिन हम बीच में होते हैं, तो उसमें जब 2.5-3 करोड़ की आबादी के शहर में एकदम लॉकडाउन खत्म होगा और साथ में ईद और रमज़ान के एंड डेज चल रहे हो, ईद की शॉपिंग के, तो उसमें लाजमी सी बात है कि 2.5 करोड़ 3 करोड़ लोगों में से 2.5-3 लाख लोगों का मार्केट में आना एक ऑब्वियस बात है, कोई इसमें वो नहीं है। तो उसके अंदर एसओपीज़ को थोड़ा बहुत हिट होना था, लेकिन एजुकेट हो जाते हैं, इंतजामिया भी कर रही है एजुकेट, हम भी कर रहे हैं अपनी एसोसिएशंस के अंदर अपने लोगों को एजुकेट, एक दुकान में जाकर हम लोगों को बता रहे हैं। ये कोई मतलब ये इशू नहीं है, इशू वबा है, कोरोना है, इशू एसओपी नहीं है। एसओपी आज आप समझ नहीं सकेंगे, परसों आप समझ जाएंगे, परसों समझेंगे नहीं आप जुमेरात। अच्छा, इसमें एक और बात भी है, उसमें एक और बात, शायद मेरी बात से इत्तफाक करेंगे और आप भी इत्तफाक करेंगे मुज़म्मिल साहब, कि अवाम के अंदर ये शक व शुबा का कोरोना है ही नहीं।
हाँ देखिए वो कह रहे कोरोना है ही नहीं। हमारी कौम को ना आपको दिखाना पड़ेगा कोरोना भागता दौड़ता हुआ। मैंने भी यही कहता हूँ भाई कोरोना की कोई तस्वीर थोड़ी है यार, या कोई दुश्मन ऐसा थोड़ी है जिसकी तस्वीर दिखाएंगे तो लोग डरे। लेकिन अवाम के अंदर सबसे बड़े, और आपके कुछ ताजरों का मैंने खुद भी जो दौरे किए, ताजरों में भी ये बात पाई जाती है यार कोई कोरोना वोरोना नहीं है, ये सिर्फ गवर्नमेंट जो है वो सिर्फ जो है लोगों को धोखा दे रही है, और कोरोना वोरोना कुछ भी नहीं। देखें इसका एक जवाब बिलाल भाई मैं आपको देता हूँ कि थोड़ा सा आपकी तवज्जो चाहता हूँ। जी जी। अभी मेरे पास एक मैसेज आया है, मुझे नहीं पता कंफर्म है या नहीं है, खबर आई है कि सदर में सिटी मॉल में एक ताजिर ने छत पे से कूदकर अभी जान दे दी। अभी ये रिसेंटली हुआ है सदर में सिटी मॉल में, मुझे कंफर्म नहीं है, आफ्टर अभी इफ्तार, अभी आधे पौने घंटे की बात है। बहरहाल ये जो अभी जो रश पड़ रहा है ना ईद का, ये तो खरीदारों का रश पड़ रहा है। ये जो कोरोना की वजह से, लॉकडाउन की वजह से जो बिजनेस के ऊपर इफेक्ट आया ना, ये इसका भी असरात आने, जब मार्केटें खुलेंगी, कितने लोग तबाह हुए हैं इसके अंदर, कितने लोग मकरूज हो गए, कितने लोग पेमेंट्स नहीं दे रहे मार्केट के अंदर, ये सारे अब इफेक्ट्स आएंगे। ठीक है, लेकिन स्टेट बैंक ने रीफाइनेंस स्कीम का इजरा किया जिसमें 3% सूद पे आपको वो फाइनेंस कर रहे हैं कि आप अपने एम्प्लॉइज को भी तनख्वाह दें, आप अपने कारोबार करें 3 महीने तक के लिए, तो वो आपको फैसिलिटेट कर रहा है। अभी तक ये सिर्फ खबरें हैं। नहीं मिल रहे हैं, लोगों को मिले, और मेरे ख्याल में शायद आप लोगों ने, बहुत सारे लोग सूद पे कारोबार नहीं करना चाहते, हम तो नहीं करना चाहते, तो इसकी वजह से वो इस तरफ राग़िब नहीं है। हमने तो गवर्नमेंट से पहले दिन से, सिंध गवर्नमेंट से हमने यही बात करी थी कि हमें बिला सूद हमारे लोगों को कर्जा दिया। अच्छा अभी छोड़े सारी सिचुएशन क्या है, क्या दुकानदार बहुत ज़्यादा माशी तौर पर ज़ेरे बार? बिल्कुल है। इसको गवर्नमेंट को, और ख़ास तौर पे देखें सिंध गवर्नमेंट मुस्तकिल एक बात कर रही है कि हमारी ये सोर्सेज नहीं है, ये वफाक की सोर्सेज हैं। वफाकी गवर्नमेंट को इस तरफ तवज्जो देनी चाहिए। अगर वफाकी गवर्नमेंट इमरान खान साहब इस तरफ तवज्जो नहीं देंगे तो ये हल कौन करेगा? मुझे सिर्फ इतना बताइए, बिजली के बिल के लिए गवर्नमेंट दे रही है कि बिजली के बिल में आपको रिजर्वेशन देंगे, आपको किराएदार के हवाले से उसमें रिलैक्सेशन मिलेगी किराए का, तो ये सब है एप्लीकेबल हुआ है नहीं हुआ? ये सिर्फ वादे ही हैं, कुछ भी नहीं हुआ। क्या नहीं हुआ? ये कोई एप्लीकेबल कहाँ हुआ है? आप मुझे खुद बताएं ना, मैं तो अपने घर मैं दुकानदार नहीं हूँ, मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ कि आप बताएं ना कि क्या हुआ नहीं हुआ। सर मैं तो दुकानदार थोड़ी हूँ। घर के और अपनी दुकान के बिजली के बिल उसी तरह दे रहा हूँ जिस तरह पहले दे रहा था, उसी तरह आ रहे हैं हमारे, नहीं आएंगे तो काट दी जाएगी। इस गर्मी के अंदर बगैर बिजली के एक दिन भी, 2 घंटे भी आपका गुजारा हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता। फिर आप बताएं मेरे को, हम तो बिजली के बिल भर रहे हैं, बोले तो मैं आपको अभी व्हाट्सएप कर दूंगा कॉपी। मतलब ये कि मैं पूछना चाह रहा हूँ कि क्या ज़ेरे बार क्या है कि क्या आपके एम्प्लॉइज़ की तनख्वाह देने के लिए पैसे नहीं है, किराया देने के लिए पैसे नहीं है, माल खरीदने के लिए पैसे नहीं है, या आपको जिनसे माल लिया था उनको पेमेंट करने के लिए पैसे नहीं, क्या सूरत हाल है? सब कुछ जेब से किया जा रहा है। देखें बिजनेसमैन होता है ना, छोटा ताजिर, जैसे भी हमारे मुजम्मिल भाई ने बोला, छोटा ताजिर ज़ख़ीरा अंदोज़ी भी नहीं करता। हमारे को इतना डाउटफुल बनाया हुआ है लोगों के सामने, हर डिपार्टमेंट ऐसा नहीं है। छोटा ताजिर कमाता है जैसे एक मजदूर कमाता है, मजदूरी का जैसे इस तरह छोटा ताजिर भी निकलता है, और जो कमाता है वो अपने घर का खर्च निकालता है, अपने मजदूरों का खर्च निकालता है, और अपने लोगों का खर्च निकालता है। तो वो जब 2 महीने से घर पे बैठ जाएगा, कैसे कमाएगा और कैसे निकालेगा अपने एक्शंस? ठीक, क्या कहेंगे आप इस हवाले से? सर ये बेसिकली जो है, देखें पाकिस्तान के लिए और दुनिया के लिए एक नया तजर्बा है, नया मामला है, नई वबा है, तो इसके साथ हमें जीना है। तो इसके जीने के लिए हमें जो है लायमल तो बनाना पड़ेगा, और हम इसको, लॉकडाउन जो है ना इसका हल नहीं है। लॉकडाउन से हट के हम दूसरे हल की तलाश की तरफ जाएं और लोगों की ज़िंदगी को चलाएं, क्योंकि ये बेसिकली कोरोना में लोग इतने बर्बाद नहीं हो रहे जितने लॉकडाउन और कारोबारी मसाइल की वजह से, माशी मसाइल की वजह से जो है वो बर्बादी की तरफ जा रहे हैं, और कई लोगों की नौकरियां जो हैं वो ख़त्म हो चुकी हैं, और बेचारे जो है रमज़ान के महीने जो है रोटी और भूख से जो है ना मारे जा रहे हैं। तो मकसद ये है कि ये एक लम्हा फ़िक्रिया है हमारे लिए, और ये एक कौमी मसला है हमारे लिए कि हम इसको किस तरह से इसको फेस आउट करना है, और इस वबा के साथ हमने कैसे चलना है। अब तो जिंदगी जीना ही है, अब तो जिंदगी के साथ ही इसको चलाना है। मेरे साथ लाइन पे सब मौजूद हैं जनाब सिराज कासिम तेली साहब, जो कि साबिक़ सदर काजी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के और बिजनेसमैन ग्रुप के सरबराह भी हैं, मुमताज़ ताजिर हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सिराज साहब बहुत शुक्रिया कि आपने हमें टाइम दिया, हमें ज्वाइन किया। हम यहाँ पर इस बात की डिस्कस करनी चाह रहे हैं। मेरे सामने आए मुजम्मिल चैपल साहब मौजूद है, और जाहिद अमीन कुरैशी साहब, ये चेयरमैन गार्डन ताजिर इत्तेहाद के हैं, ये मौजूद हैं मेरे हाथ। और मुजम्मिल चैपल साहब जो हैं ये रीप के मेंबर हैं, और ये साबिक ट्रेज़रर भी रहे।
میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں سراقہ جتا ہے کہ آپ کے آج کے ٹیکرس بھی چل رہے ہیں، خبریں بھی چل رہی ہیں، آپ مطالبات بھی کر رہے ہیں گورنمنٹ سے، تو آپ کا بڑا کردار ہے. میں نے دیکھا کہ ایس ایم ایز کی بحالی میں آپ نے بڑا کردار ادا کیا. سی ایم ہاؤس میں آپ نے میٹنگز میں موجود رہے، آپ نے ان کو سپورٹ کیا، اور جس کی وجہ سے آج یہ صورتحال ہے کہ دکانیں کھل گئیں. سراج صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا عید تک جو سپریم کورٹ نے اجازت دی ہے کہ تمام دکانیں کھول لی جائیں، اس کے بعد آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ عید کے بعد کیا ہوگا؟ کیا دوبارہ لاک ڈاؤن ہو جائے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، بات یہ ہے کہ حالات صحیح نہیں ہیں، ہمارے لوگ ڈسپلن نہیں ہے. ڈسپلن ہوتا تو رسک کم ہوتا. ابھی بھی آپ دیکھ رہے ہیں نا، جو دکانیں کھلی ہے اور ٹائم شارٹ بھی ہے اور اتنا رش ہوتا ہے کہ کوئی بھی ڈسٹینسنگ کا، ماسک پہننے کا، یہ بالکل یعنی کہ کوئی قسم کا فالو اپ نہیں ہے اس کے اوپر. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. یہ ڈینجرس ہے، یہ ڈینجرس ہے. ایک بات. دوسری بات، اسی لیے ہم نے حکومت سندھ کو کہا تھا کہ بھئی یہ شہری تک کھول دو تاکہ ٹائم زیادہ ہو جائے تو لوگ پھیل جائے، الگ ہو جائے. اور مال بھی کھول دو. مال تو یہ نہیں کھول رہے تھے، پھر وہ سپریم کورٹ کے کہنے پہ کھول دیا. اب ٹائم نہیں بڑھا رہے. دیکھیں آج پنجاب میں 10 بجے تک ٹائم کر دیا. 5 گھنٹے کا ٹائم بڑھا دیا انہوں نے. میں سمجھتا ہوں یہ ان کو شہری تک کھول دینا تھا تاکہ پھیل جائے نا، تو لوگ پھیل جائے، الگ ہو جائے، دور ہو جائے. خیر وہ ہوا نہیں. اب ظاہر ہے یہ ڈینجرس تو ہے. جون کا مہینہ کہتے ہیں پیک پہ جائے گا، تو مجھے لگتا ہے کہ شاید لاک ڈاؤن سختی سے کرنا پڑے جون میں. اچھا. مگر ایک بات اور بھی ہے کہ اس سے بہتر یہ ہے کہ دیکھو ہمیں یہ پتہ نہیں ہے یہ کب تک رہے گا، اور یہ اس پارٹ آف آور لائف ناؤ. بالکل یہ ہماری زندگی کا حصہ ہے. وی ہیو ٹو لیو ود اٹ. ہمیں اس کے ساتھ چلنا ہے. جی. اب ہمارے پاس ایک ہی راستہ ہے کہ ہم اپنی عادتیں چینج کریں، اپنی سوچ چینج کریں، اپنے آپ کو ٹھیک کریں، سسٹمیں بنائیں اور اس سسٹموں کو فالو کریں. اب ہم اس دنیا میں نہیں ہے جس دنیا میں تھے پہلے. وہ دنیا ختم ہو گئی. اب ہم نئی دنیا میں. تو مطلب کہ عید کے بعد لاک ڈاؤن ہے؟ لاک ڈاؤن بھی ہو سکتا ہے اگر آپ کو ڈسپلن بنانا پڑے گا. اگر ڈسپلن کریٹ نہ کیا تو لاک ڈاؤن بھی لمبا چلے گا. میرا پوائنٹ یہ ہے. اچھا چلے، یہ تو ایس ایم ایز کے حوالے سے بات ہوگی. اچھا اب ہم آ جاتے ہیں انڈسٹریز کی طرف. انڈسٹریز میں تمام انڈسٹریز کھل چکی ہیں یا ابھی بھی کچھ اجازت کی طلبگار ہیں؟ دیکھیں کراچی میں 16,000 انڈسٹریز ہیں. جی. 7 ٹاؤن زونز میں. ٹھیک ہے. اور 16,000 میں سے 800 یا 900 کے قریب انڈسٹریاں کھلی ہے جی، جو زیادہ تر ایکسپورٹ اورینٹیڈ ہے. جی. باقی ساری بند پڑی ہے. میں سمجھتا ہوں حکومت پاکستان اور سندھ اور ساروں کو یہ سوچنا چاہیے کہ پاکستان میں ایکسپورٹر کا جی ڈی پی میں 8% حصہ ہے. بالکل. باقی 92% لوکل انڈسٹری ہے، لوکل بزنس ہے. اب یہ سمجھتے نہیں ہے. ٹھیک ہے، ہمیں بھی پتا ہے کہ ڈالر ہے، فورن ایکسچینج چاہیے، مگر فورن ایکسچینج کب آئے گا؟ جب آپ دنیا بھی تو کھلی ہوگی تو جائے گی نا بات. بالکل. ابھی تو دنیا بھی بند پڑی ہے. بالکل. آپ دیکھ لیں کہ اکتوبر میں 84% نیگیٹو آیا، مائنس آیا جی ایکسپورٹ. اور ابھی یہ لوکل انڈسٹری کو جو بند کیا ہوا ہے، پاکستان کی پوری اکنامی تباہ ہو رہی ہے. ان کو لوکل انڈسٹری کو اسی ایس او پی سراج صاحب کیا سراج صاحب یہ حکومت کی یہ جو حکمت عملی ہے یہ ناقص ہے؟ بھائی میں سمجھتا ہوں کہ ناقص واقف کی بات نہیں ہے. تجربہ ظاہر ہے اس پہ کسی کو نہیں ہے، مگر اب سمجھ جانا چاہیے اور ہمیں انڈسٹریاں کھول دینی چاہیے. ہمیں سارا کچھ کھول کے سسٹمیں بنانی ہے کہ ہم کورونا سے کیسے بچیں. ٹھیک ہے. اس کو بچنا بھی ہے اور کام بھی چلانا ہے. ہم دونوں چیزیں ساتھ کرنی بہت ضروری ہے. تو بہرحال ورنہ یہ گاڑی نہیں چلے گی. اچھا تو پھر یہ جو ساری صورتحال ہے تو اب اگلا بجٹ کیا دیکھ رہے ہیں؟ بجٹ تو دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں آج بھی رزاق داؤد سے ہماری بات ہو رہی تھی بجٹ پہ، اور انشاءاللہ کل حفیظ شیخ صاحب سے بھی ہوگی. دیکھیں ان کو اب ریونیو اتنا کلیکٹ کرنا چاہیے اتنا ان کو حکومت چلانے کے لیے مجبوری ہے، ضروری ہے. باقی ان کو تقریباً 4800 ارب روپے بتایا کہ ان کو ضروری ہے. کوئی آپ سے پیسے اب نہیں مانگے گا. ریسٹرکچر ہوگا یا معاف ہوگا. آپ کو اس وقت حکومت کو یہ سوچنا ہے کہ ریلیف اکراس دا بورڈ ہر بزنس کو ملے. یعنی کہ ان کو یوٹیلیٹیز کو ادا کر دے. انٹرسٹ ریٹ کو یہ پتہ نہیں کیوں لے کے رضا باقر صاحب بیٹھے ہوئے وہ قسطوں میں کم کر رہے جو صحیح نہیں ہے. وہ 4% ڈسکاؤنٹ ریٹ ہونا چاہیے، یہ کر دیں. ساتھ میں آپ پیٹرولیم پروڈکٹس میں جو آپ نے پاس آؤٹ کیا ہے اس میں بھی گنجائش ہے، وہ کر دیں.
اور سب سے بڑی بات جو میں سوچ رہا تھا کہ یہ جو ٹیکسیشن ہے جی جس میں یہ ایکسائز سیل ٹیکس سارے جو ٹیکسز ہیں یہ بھی ان کو آگے کرو. میں نہیں کہہ رہا یہ ساری چیزیں ہمیشہ ٹھیک, تو اس کا مطلب ہے اگلا بجٹ سخت ہے. 1 سال کے لیے کر دیں, 1 سال کے لیے, تاکہ آپ کی ساری اکانومی ریوائو ہو, لوگوں کے پاس پیسہ ہو تاکہ وہ کام چلے. سرا صاحب بات یہ ہے کہ اگلا بجٹ سخت ہے. پھر اگلا بجٹ بالکل ٹیکس نہیں ہونا چاہیے بلکہ ٹیکس کم ہونے چاہیے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ, بہت شکریہ سرا صاحب کے ساتھ. دلی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور ان کے جو گفتگو تھی وہ ان کی گفتگو یہی تھی کہ تاجر برادری کو بھی SOP سے خیال کرنا پڑے گا, عوام کو بھی. پلس ان کا کہنا یہ تھا کہ بجٹ جو ہے اس میں بہت ساری تجاویز پہ ان کا عمل کرانا پڑے گا, جو تاجر برادریوں کے مطالبات ہیں, تبھی جا کے یہ اس کو کامیابی سے ہم کر سکتے ہیں. یہاں پہ ایک چھوٹا سا بریک لیں گے, بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین, پروگرام در حقیقت ہم دوبارہ حاضر ہیں اور وقفے میں جانے سے قبل جو ہے ہم اپنے جو تاجر حضرات دوست ہیں ان سے ہم بہت ہی دوستانہ ماحول میں ان کے مسائل کو معلوم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور در حقیقت پروگرام میں ہم دراصل پس منظر ہی ہمارا یہی ہوتا ہے کہ جو معیشت کے اندر جو بھی کمزوریاں ہیں یا سست روی ہے تو اس کی وجوہات کیا ہیں. یقینی طور پہ جو یہ تاجر برادری ہیں یہ بھی ہمارے معاشرے کا ایک حصہ ہیں اور یہ کسی بھی ملک کے لیے معیشت میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں. مینوفیکچر جو بھی کر رہا ہے وہ اپنی جگہ ہے, لیکن اس مینوفیکچر کا مال بیچنے کے لیے سب سے زیادہ جو کارکردگی دکھاتا ہے وہ کہ ہول سیلر ہوتا ہے یا ریٹیلر ہوتا ہے. تو یقینی طور پہ ان کے جب مسائل بہت گمبھیر ہوں گے تو حقیقتی طور پہ جو ہے اس ملک کی معیشت بھی جو ہے سست روی کی شکار ہوگی. بہرحال میں آپ سے ہی بات کر لوں کہ بات یہ کہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یار ایک چیز ہے جو بہت مطلب معذرت کے ساتھ پوچھ رہا ہوں, اگر بری لگے تو میں معافی چاہوں گا. پوری دنیا میں ہم نے دیکھا ہے کہ جب مذہبی کوئی تہوار آتا ہے یا ان کا کوئی بھی ایونٹ آتا ہے تو اس میں چیزیں سستی ہو جاتی ہیں, بلکہ وہ سیل لگاتے ہیں, 50% پہ بیچ رہے ہوتے ہیں اور چیزیں کر رہے ہوتے ہیں. لیکن ہمارے ہاں ایک رمضان المبارک میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس میں آپ بھی انوالو نہیں, میں ایک جنرل بات کر رہا ہوں کہ رمضان المبارک شروع ہوتے ہی ہر چیز کی قیمتیں بڑھ کیوں جاتی ہیں. سر آپ کی بات بالکل صحیح ہے, کیونکہ یورپ میں چلے جائیں یا امریکہ میں چلے جائیں تو یہ دیکھا گیا ہے کہ ان کا ایسٹر کا تہوار آتا ہے, کوئی بھی چیز آتی ہے, کوئی بھی تہوار ہے ان کا, تو وہ جو ہے ڈسکاؤنٹڈ کرسمس ہے, کرسمس میں دیکھیں کیسے وہ آفر دے رہے ہوتے ہیں. تو یہ بیسکلی خیر سگالی کا ایک جذبہ ہے جس کے تحت ہمیں بھی کرنا چاہیے. میرا خیال ہے کہ ہم ابھی اس اسٹیج پہ پہنچے نہیں. کب پہنچیں گے؟ بات تو آپ کی صحیح ہے. آج 76 سال ملک کو آزاد ہوئے ہو گیا اور ہر سال ہم یہی کوشچن کرتے ہیں کہ ہم لوگ چیزیں کیوں بڑھا دیتے ہیں, تو یہ جواب کوئی دے نہیں پاتا, وجہ کیا ہے؟ صحیح بات ہے, یہ مطلب ایک سوالیہ نشان ہے ہمارے لیے, ہم سب کے لیے, کہ یہ آج تک کیوں نہیں ہو سکا, یہ ہونا چاہیے تھا. تو اب کیا سمجھتے ہیں کہ اب یہ جو کرونا وائرس آیا ہوا ہے یہ ہماری اس اعمال کا نتیجہ نہیں ہے, کہ یہ برائی نہیں ہے؟ یہ جو کرونا وائرس ہے نا, یہ تو ایک طوفان ہے, یہ ہمارے اعمال کے بھی نتیجہ ہو سکتا ہے نا. یہ ایک طوفان ہے سر, جب یہ طوفان ٹھہرے گا تو پتہ چلے گا کتنا نقصان ہو چکا ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. یہ مطلب ہے کہ ایک اللہ پاک نے ہمیں جو ہے نا ایک آزمائش میں ڈالا ہے. کیوں ڈالا ہے؟ اسی لیے ڈالا ہے کہ ہم سیدھے نہیں ہیں سر, ہمارے اندر غلطیاں ہیں. میں آپ سے یہی تو پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ آج آپ بیٹھے ہوئے ہیں, آپ مجھے اس کے ریزن بتائیں کہ یا تو رمضانوں میں ڈیمانڈ بڑھ جاتی ہے, جی سپلائی کم ہوتی ہے, یا منافع کی ہوس بڑھ جاتی ہے کہ ہم جو اس کو اسٹاک کر کے آہستہ آہستہ بیچ رہے ہوتے ہیں. جو چیزیں میں ایک مثال دے دوں, ایک معمولی سی مثال لوگ کیلے کی لیتے ہیں کہ فروٹ کی لیتے ہیں, کہ اگر وہ رمضان سے پہلے اگر وہ 50 روپے کی بک رہی تھی تو رمضان کے شروع ہوتے ہی وہ 150 روپے 200 روپے کی ہو جاتی ہے, تو وہ بیچنے والا بھی جو ہوتا ہے وہ بھی ایک تاجر ہی ہوتا ہے نا, وہ بھی آپ کے قبیلے کا ایک حصہ ہی ہوتا ہے. تو آپ اگر ہو سکتا ہے کہ میں بھی پرسنل اس کے جواب نہ دے سکوں, لیکن پھر میں آپ سے یہ ضرور پوچھوں گا کہ اس میں تاجر اگر انوالو ہے, موسٹلی انوالو ہیں یا چند تعداد سر؟ میں یہ کہوں گا کہ اس میں دونوں چیزیں, دونوں پیرامیٹرز انوالو ہیں. ایک تو ڈیمانڈ اینڈ سپلائی, ڈیمانڈ بڑھ جاتی ہے کیونکہ کیلا عام طور پہ ہم اتنا نہیں کھاتے جتنا رمضان میں کھاتے, فروٹ چاٹ تو کھانا ہمارا وہ بیسکلی جو ہے ایک وجہ یہ بھی, اور تھوڑی سی اس میں ہوس کا بھی عنصر ہے, دونوں ملا کے یہ بات بنتی ہے. اس لیے گندم کی اسمگلنگ, چینی کی اسٹاک, یہ جو ریٹ اوپر بڑھاتے ہیں ہمارے تاجر ہی بڑھاتے ہیں نا بھائی. بالکل ایسے ہی ہے, بالکل ایسے ہی. ایسا تو نہیں ہے کہ کوئی نہ کوئی امپیکٹ ہے اس میں, کہ مودی آ کے جو ہے وہ بڑھا رہا ہے یا ٹرمپ آ کے بڑھا رہا ہے, اس میں ہمارے اپنے لوگ انوالو ہوتے ہیں. ہمارے لوگ انوالو. جی زاہد بھائی, آپ کو تو میرے خیال موبائل کا کاروبار زیادہ ہے, آپ ماشاءاللہ اس پہ سب سے زیادہ مطلب کہ توجہ بھی دیتے ہیں. پوری دنیا کے اندر تیل کی قیمتیں کم ہو رہی ہیں, خام تیل کی قیمتیں کم ہو گئی, بلکہ ہم نے امریکہ میں سنا کہ جناب کہ ایک بیرل تیل لیا تو $37 انہوں نے ساتھ بھی دیا کہ بھائی
इतना ज़्यादा नेगेटिव में चला गया था। खैर बहरहाल अब तो $10 तक आ गया उनका। सवाल ही पैदा होता है कि जब डीजल की कीमतें कम हो गई, पेट्रोल की कीमतें कम हो गई, इसमें एक सबसे जो अहम अंसर होता है, हाँ, बेस ऑयल जो है वो क्यों इतना ज़्यादा सस्ता नहीं हुआ? अच्छा बिलाल भाई, ये 1 घंटे के प्रोग्राम में पहला सवाल है जो आपने आपके हमारे मतलब की, अच्छा तो उसका जवाब थोड़ा मैं आपका एक जवाब ले लूं। मैं पहले एक कॉल है उसको लेकर फिर आप ले लीजिएगा। मेरे हमरा जी इस वक्त मौजूद हैं जनाब इरफान वाहिद साहब हैं जो कि मेंबर आबाद हैं। हम उनसे बात कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम जाहिद साहब की से जवाब लेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया सर इरफान वाहिद साहब का, आपने हमें ज्वाइन किया, हमें वक्त दिया। इरफान साहब ये बताइएगा कि इस वक्त जो आप देख रहे हैं कि ताजिरों ने बड़ा शोर किया कि जनाब आली लॉकडाउन कम करो, ख़त्म करो, कम करो, ख़त्म करो। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी बात सुन ली और ईद तक उन्हें मोहलत दे दी, लेकिन जो मार्केटों के हाल है, जो कि SOPs होना चाहिए, वो उसमें अमल दरामद नहीं हो रहा। एक बिजनेसमैन होने के नाते, गो के आप बिल्डर हैं, लेकिन इसके बावजूद मैं आपकी राय जानने की कोशिश करूंगा कि आप क्या समझते हैं कि किसकी गलतियां हैं, ताजिर की गलती है या आवाम की गलतियां हैं? देखें, सबसे पहले हमारी सबसे बड़ा अलमिया ये है कि हमारे जो अवाम है वो उनको अवेयरनेस, हालांकि हर चैनल पे आई है, सारे जो पॉलिटिशियन हैं उन्होंने भी हर जगह ये बताया है कि ये एक डेडली डिजीज है, तो हमारी अवाम फिर भी सुनने को तैयार नहीं है। अब ये देखें, एक चीज है कि ये एक इसके साथ रहना भी है और इसके साथ प्रिकॉशंस भी लेने जरूरी हैं। तो ये बड़ा एक हम ताजिरों के लिए एक बड़ा अलमिया है कि अगर जब तक ना हो सकेगा तो ये बड़ा एक प्रॉब्लम सिचुएशन क्रिएट हुई है। मतलब कि गलतियां दोनों तरफ से हैं, दोनों तरह एक बैलेंस लेके चलना पड़ेगा। वो कैसे चलेंगे हमारे इस माशरे में सबसे बड़ी बात तो आवाम है और बहुत सारे ताजिर जो है, दुकानदार, वो तो मानने को तैयारी नहीं कि कोरोना है। वो तो कहते हैं कोरोना उड़ाना, ये रियलिटी है ना, इसको फेस करना है। ये सबसे बड़ी बात है कि रियलिटी को फेस करना है। और ये जो मिथ है लोगों की कि कुछ नहीं है, ऐसा नहीं है, सारी दुनिया में आप देखें कि कितनी अमवात हुई है। ये हमारे लिए तो अल्लाह ने कोई खास बहुत करम किया हुआ है कि इतना हम बुरी तरह इफेक्ट नहीं हुए हैं, बिल्कुल। लेकिन ये चीज को हमें देखना पड़ेगा, बड़ा पॉजिटिवली लेना पड़ेगा कि ये इसके लिए प्रिकॉशंस बड़ी जरूरी हैं। प्रिकॉशंस रखना है, आपको मास्क पहनना है, सोशल डिस्टेंसिंग। इरफान भाई साहब, आप ये मुझे बता दीजिएगा जल्दी से कि इसी वजह से जो आपका पाकिस्तान हाउसिंग सोसाइटी है, जो प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस किया, या बिल्डर तामीराती काम के हवाले से, तो वो अभी तक शुरू नहीं हुआ मेरा ख्याल है। नहीं, वो तो देखें ना, अभी कोविड आ गया है, सारी चीजें जो पहले से हो रही थी वो भी स्लो डाउन हो गई हैं। अब पहला सबसे बड़ा एक हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि हम कोविड से निकलें, फिर ये सारी चीजें होती रहेंगी। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया इमरान भाई साहब जो कि मेंबर आबाद थे, ये हमारे हमरा थे। टाइम कम है, मैं वो जवाब ले लूँ साहिद साहब से कि जो कि आप कह रहे थे कि आपसे रिलेटेड मैंने गुफ्तगू की है। जल्दी बता दीजिए कि वजह क्या है कि क्यों कम नहीं कर रहे हैं। हम जब भी जाते हैं कि 25-30 रुपए जो है केन पे बढ़ा हुआ होता है। इमरान खान साहब की गवर्नमेंट जब आई, हमारे वजीर आजम साहब की, तो इस गवर्नमेंट के आने के बाद आपको भी पता है डॉलर एकदम बढ़ा, बिल्कुल बढ़ा। अच्छा, डॉलर जैसे बढ़ना शुरू हुआ तो ऑयल के प्राइस, बेस ऑयल के तो नहीं बढ़ रहे थे, लेकिन प्रोडक्ट्स के रेट एकदम बढ़ना शुरू हुए। जब आप जाते होंगे अपनी गाड़ी के लिए ऑयल लेने, जब भी चेंज कराने में पता लगता होगा 100 रुपए जी डब्बे पे बढ़ गया, 100 रुपए डब्बे पे, ऐसे 100 रुपए बढ़ते मेरे ख्याल में कोई 800 रुपए डब्बों के ऊपर बढ़ गया। अब हमारी आपके तवस्सुत से, मेट्रो चैनल के तवस्सुत से इमरान खान साहब से रिक्वेस्ट है कि दुनिया के अंदर ऑयल के प्राइसेस बहुत कम हो रहे हैं, तो यहाँ पर पेट्रोल और डीजल के भी प्राइस कम हुए हैं, तो ऑयल के प्राइस क्यों कम नहीं हो रहे? ये रिफाइनरी नहीं कर रही है कम। रिफाइनरी के बेस ऑयल के प्राइस खुदारा कम करें ताकि ताजरों को, छोटे ताजरों, गाड़ियों में जिस तरह पेट्रोल की जरूरत होती है, बेस ऑयल भी बहुत इंपॉर्टेंट काम है ना। बेस ऑयल से ऑयल बनता है ना गाड़ियों के लिए। आप दोनों का बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मेरा ख्याल है कि दोनों हजरात यहाँ तशरीफ लेकर आए, मैं उनका बहुत मशकूर हूँ। नाज़रीन, बात यह है कि बहुत सारी चीज़ें थी कि इसमें हम डिस्कस करते हैं, लेकिन वक्त की कमी की बात हम बहुत सारी चीज़ें डिस्कस ना करें। लेकिन बहरहाल यहाँ पर तय है कि कोरोना है, और कोरोना के बाद जो लॉकडाउन आया, तो इसमें तिबी माहिरीन भी और हमारी ताजिर हजरात भी यही कह रहे हैं कि इसको बैलेंस करते हुए कि इसमें दुकानदार को भी, आवाम को भी, दोनों के SOPs का ख्याल रखना चाहिए ताकि इस वबाई अमराज से जो है वो निपटा जा सके। बिलाल हसन को इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह अगले हफ्ते इसी दिन इसी वक्त आपसे दोबारा मुलाकात होगी। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़। लेज़ को हम